नेक्स्ट इज़ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर मोर देन 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाता है। उसकी वजह से आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो सकती है, मीडियल हाइपरट्रॉफी, इंटीमल फाइब्रोसिस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज, प्लेक्सिफॉर्म लीजन्स। पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, बैक फ्लो की वजह से राइट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा होगा, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी, इवेंचुअली राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। अब इसकी इटियोलॉजीज़ को हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ग्रुप है पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है ऑफन आइडियोपैथिक होती है, इसका कोई कॉज नॉन नहीं होता। इट कैन बी ड्यू टू एनी म्यूटेशन, यानी कि हेरिडिटरी भी हो सकती है ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ BMPR2 जीन। इस जीन ने नॉर्मली वास्कुलर स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करना होता है, लेकिन जब इसकी इनहिबिशन हो जाएगी तो वास्कुलर स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा जब पल्मोनरी वास्कुलर एंडोथेलियल डिसफंक्शन होगा तो उसकी वजह से वेज़ोकंस्ट्रिक्टर ज़्यादा हो जाएंगे और वेज़ोडायलेटर्स कम हो जाएंगे, इसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। इसके अलावा इसके बाकी और कॉजेज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि ड्रग्स जिसमें विटामिन और कोकेन है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो सकता है, HIV इन्फेक्शन, पोर्टल हाइपरटेंशन, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ और शिस्टोसोमियासिस। और ये ज़्यादा कॉमन फीमेल्स में होती है एज़ कम्पेयर टू द मेल्स, और इसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है। उसके बाद सेकंड ग्रुप है ड्यू टू लेफ्ट हार्ट डिजीज़, यानी कि सिस्टेमिक सिस्टोलिक या डायस्टोलिक डिसफंक्शन है या कोई भी वॉल्वुलर डिजीज़ है हार्ट की, जिसकी वजह से बैक फ्लो हो सकता है ब्लड का, और जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो सकती है। उसके बाद थर्ड ग्रुप है लंग डिजीज़। यहाँ हिपोक्सिया यानी कि लंग का अपना कोई मसला है, लंग का पैरेन्काइमा डिस्ट्रॉय हो गया इन केस ऑफ COPD, या लंग की इन्फ्लेमेशन हो गई इन केस ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, या हाइपोक्सिक वेसोकंस्ट्रिक्शन हो गई इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और लिविंग इन दी हाई ऑल्टीट्यूड। फोर्थ ग्रुप है क्रोनिक थ्रोम्बो एम्बोलिक, यानी कि बार बार माइक्रो थ्रोम्बाई बन रहे हैं, जिसकी वजह से क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है पल्मोनरी वास्कुलर बेड का। एंड फिफ्थ ग्रुप इज़ मल्टीफैक्टोरियल, जिसमें कोई भी कॉज हो सकती है, हेमेटोलॉजिकल, सिस्टेमिक या मेटाबॉलिक कॉज हो सकती है, अलॉन्ग विद द कंप्रेशन ऑफ पल्मोनरी वास्कुलेचर वाया ट्यूमर। इस पल्मोनरी फाइंडिंग इन सेलेक्टिव लंग डिजीजेज। प्लूरल इफ्यूजन में क्या होगा कि एयर फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा प्लूरल कैविटी में, उसकी वजह से ब्रेथ साउंड्स कम हो जाएंगी, परकशन पे डल नोट मिलेगा, प्रेमिटस पे कम हो जाएगी। और वैसे तो टेकियल डेविएशन नहीं होती, लेकिन अगर इसमें ज़्यादा लीजन हो गया तो अवे फ्रॉम दी साइड ऑफ लीजन, यानी कि राइट साइड पे लीजन है तो लेफ्ट साइड पे टेकिया डेविएट कर जाएगी। उसके बाद एटिलैक्टेसिस में क्या होता है कि लंग का हो जाता है कोलैप्स फाइब्रोसिस की वजह से। इसमें भी क्या हो गया कि लंग अब श्रिंक हो गया, तो साइड्स पे क्या होगा, ब्रेथ साउंड कम हो जाएगी, परकशन डलनेस होगी, फेमिटस भी कम हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि लीजन टूवर्ड्स दी साइड ऑफ लीजन, मतलब कि डेविएशन टूवर्ड दी साइड ऑफ लीजन होगी, क्योंकि जब कोलैप्स होगा, फाइब्रोसिस होगा, तो ये उसे अपनी तरफ ही खींचेगी, यानी कि अगर लेफ्ट साइड का एटिलैक्टेसिस है तो फिर ये लेफ्ट साइड की तरफ ही ट्रेकिया की डेविएशन होगी। उसके बाद सिंपल निमोथोरेक्स है, एयर आ जाएगी प्लूरल कैविटी में, उसकी वजह से भी क्या होगा, ब्रेथ साउंड्स कम हो जाएंगी, और एयर की वजह से परकशन और हाइपर रेजोनेंट हो जाएगा, प्रेमिटस इसमें कम हो जाएगी, और ट्रेकियल की डेविएशन भी नहीं होगी इसमें। उसके बाद टेंशन निमोथोरेक्स में भी एयर आ जाएगी प्लूरल कैविटी में, ब्रेथ साउंड्स कम होगी, परकशन और हाइपर रेजोनेंट होगा, पैरामीटर्स कम हो जाएगी, और इसमें भी अवे फ्रॉम द साइड ऑफ रीजन होगी टेकियल की एविएशन, यानी कि अगर राइट साइड पर एयर एक्यूमुलेट हो गया तो वो लेफ्ट साइड पर टेकिया को डेविएट करेगी। उसके बाद कंसोलिडेशन हो सकती है इन केस ऑफ लबार नमोनिया या पल्मोनरी एडिमा, उसमें हमें मिलेंगी ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स और लेट इंस्पिरेटरी क्रैकल्स, परकशन और डल होगा, फ्रेमेटस इसमें इंक्रीज्ड होगी, और इसमें ट्रेकिया की डेविएशन नहीं होगी। इस डिजिटल क्लबिंग, इसमें क्या होता है कि जो नेल बेड है और नेल प्लेट है, इनका एंगल मोर देन 180 डिग्री हो जाएगा। इसकी पैथोफिजियोलॉजी अंडरस्टूड नहीं है वेल, लेकिन जो पेशेंट्स होते हैं ना इंट्रापल्मोनरी शंट जिनमें होता है, उनमें प्लेटलेट्स और मेगाकैरियोसाइट्स जो हैं वो जाके लॉज कर जाते हैं पल्मोनरी मतलब डिजिटल वास्कुलेचर में, और वहाँ पर ये प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर और वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से डिजिटल क्लबिंग हो जाती है। अब यह हेरिडिटरी भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है।
इसके डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ जैसे कि आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्रोंकिक्टेसिस और लंग कैंसर। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ और इन्फेक्शंस में लंग एब्सेस और टीबी। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। और ये बात याद रखनी कि इसकी एसोसिएशन सीओपीडी और अस्थमा के साथ नहीं होती। नेक्स्ट इज एटिलैक्टेसिस। एटिलैक्टेसिस मींस एल्वियोलर कोलैप्स। इसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने दिखाया हुआ है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज, यानी यहाँ पर कोई भी फॉरेन बॉडी आकर लग गई है या म्यूकस प्लग है या कोई भी ट्यूमर हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर अब डिस्टल एयरवेज तक नहीं जा रही और जो पुरानी एयर थी वो उसकी भी रिजॉर्प्शन हो गई है। यहाँ पर कोई एल्वियोलर वेंटिलेशन कोई एक्सचेंज नहीं हो रही, यहाँ से एयर जो है वो लंग कोलैप्स कर जाएगा। उसके बाद दूसरी कॉज है कंप्रेसिव। किसी भी एक्सटर्नल कंप्रेशन की वजह से लंग का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है, कोई एयर हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है, उसकी वजह से लंग्स कंप्रेस हो गया। थर्ड रीज़न है कॉन्ट्रैक्शन, जिसको साइकेट्राइजेशन भी कहते हैं, स्कारिंग। इसमें लंग पैरेन्काइमा की स्कारिंग हो जाती है और जिसकी वजह से अल्वेओलाई डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जैसे कि सार्कोइडोसिस में होता है। एंड फोर्थ वन इज़ एडहेजन ड्यू टू लैक ऑफ सर्फेक्टेंट। क्या होता है कि जो सारी एल्वेलाई हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं, जैसे कि न्यूनेटर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में होता है न्यूबॉर्न्स में। और इसको हम कम कर सकते हैं वाया इंसेंटिव स्पायरोमीट्री से और या फिर पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर इंक्रीज करके। इस प्लूरल इफ्यूजन इसमें क्या होता है कि फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है प्लूरल कैविटी में। अब इसकी वजह से क्या होता है कि लंग एक्सपेंशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। इसको हम ट्रीट करते हैं वाया थोरैकोसेंटेसिस। अब इसमें एक होता है लाइट्स क्राइटेरिया। इसमें हम पता चलाते हैं कि फ्लूइड को हम एक्सुडेट कब कहेंगे। अगर तो प्लूरल फ्लूइड की प्रोटीन और सीरम की प्रोटीन की रेशो 0.5 से ज़्यादा है, और अगर प्लूरल फ्लूइड में एलडीएच और सीरम एलडीएच की रेशो 0.6 से ज़्यादा है, और अगर प्लूरल फ्लूइड में एलडीएच मोर देन 2/3 है अपर लिमिट ऑफ द नॉर्मल सीरम एलडीएच, तो हम इसे बोलेंगे कि एक्सुडेट है, एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन है। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक्सुडेटिव और ट्रांसुडेटिव। एक्सुडेटिव में क्या होता है कि किसी भी इन्फेक्शन, मेलिग्नेंसी या फिर ट्रॉमा की वजह से वास्कुलर परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो सेल यहाँ से क्या होता है कि फ्लूइड लीक करके बाहर चले जाता है, उसके साथ सेल्स भी चले जाते हैं और प्रोटीन्स भी चले जाती हैं। जो हमें फ्लूइड मिलता है वो सेलुलर होता है और क्लाउडी फ्लूइड होता है, और इसमें ड्रेनेज करनी ज़रूरी होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है। जबकि ट्रांसुडेटिव में क्या होता है, यहाँ तो ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। इन केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम या सिरोसिस या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा इन केस ऑफ हार्ट फेलियर या सोडियम रिटेंशन, जिसकी वजह से यहाँ से जो है वो फ्लूइड लीक कर जाएगा। अब इसमें वास्कुलर परमेबिलिटी इंटैक्ट है, सिर्फ फ्लूइड लीक करेगा, सेल्स और प्रोटीन इसमें लीक नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये हाइपोसेलुलर क्लियर फ्लूइड होगा।